अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अदनान अब्बासी और आई हैव डन माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। और उसके साथ साथ कुछ मल्टीपल जॉब एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हुआ हूँ, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और उसके अलावा दो चार और ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैं अपीयर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड वेल। सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन का जो एजेंडा है जिसके ऊपर आज बात की जाएगी, वो इन जनरल तो हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं थ्रू एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, या दीगर जो भी सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग एसटीएस के टेस्ट होते हैं जो कि आईबीए कंडक्ट करता है, और ओटीएस के टेस्ट होते हैं, एनटीएस के टेस्ट होते हैं। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन जनरल डिस्कशन करें, सो दैट हम जो है वो इस तरीके से अपनी डिस्कशन को लेके चलें, ताकि हम अगर किसी भी टेस्टिंग सर्विस में हम के थ्रू हम अगर अप्लाई करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कंक्लूजन पर जाकर रीच कर सकें। लेकिन पर्टिकुलरली आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एफआईए से मुतलिक, कि एफआईए में 1300 प्लस जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, ये जो हैं वो सीट्स हैं। अगर उनके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात की जाए तो असिस्टेंट की उसमें एक सीट है, स्टेनोटाइपिस्ट की उसमें सीट है, और उसके अलावा यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क। तो इन सीट्स के लिए जो भी आप में से लोग अप्लाई कर रहे हैं या एस्पायर करते हैं कि एफआईए में अपनी सर्विसेज दें, सो हमारा जो मेन टारगेट होगा कि हम इस चीज़ के ऊपर अपनी डिस्कशन को ड्राइव करें। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस का अगर मैं आपको बता दूं कि एफआईए का जो सिलेबस है जॉब का, टेंटेटिव सिलेबस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो टेस्टिंग सर्विस है उसने सिलेबस शेयर नहीं किया है, लेकिन जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी उसका जो सिलेबस था, उसके अंदर जो इंग्लिश थी वो 20% इंग्लिश का सिलेबस था। और 20% इंग्लिश के साथ उसके अंदर था 20% मैथ। तो ये दो जो पोर्शन थे मेनली, ये दो 20% थे, राइट, इंग्लिश और मैथ्स। उसके साथ बाकी जो सिलेबस था वो 10% था पाकिस्तान अफेयर्स। उसके अलावा 20% उसके अंदर था जनरल नॉलेज का सिलेबस, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी और बाकी दीगर सब्जेक्ट्स। 10% प्रोबेबली था उसके अंदर पाकिस्तान करंट अफेयर्स का सिलेबस। और 10% प्रोबेबली उसके अंदर था इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस। सो ये कुल मिला के कोई 100% बन जाता है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, अगर हम इसको सब्जेक्ट्स में बाइफरकेट करें, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि हमने कुछ मेन सब्जेक्ट्स जो कि पढ़ने होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो सब्जेक्ट्स होते हैं कि हमने इंग्लिश को पढ़ना है। इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, राइट। और दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोकस करना है एफआईए की जॉब को हंट करने के लिए, दैट इज़ मैथ्स। तो वो मैथ्स है। तो जिसकी थोड़ी सी कमांड है अंग्रेजी पे और मैथ्स के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस टेस्ट को क्रैक करना और क्वालिफाई करना। उसके साथ जो तीसरा बड़ा पोर्शन 20 मार्क्स के अंदर में हमें मिलता है, वो मिलता है हमें जीके। अब जीके का मतलब, जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि जीके इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसको पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि हमने जीके का पोर्शन पढ़ लिया है या जीके कवर कर लिया है। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अब फॉर दैट रीजन जीके को पढ़ने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता होता हूँ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, अर्थ के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो फिजिकल हों नॉन फिजिकल हों, सो व्हाट्सो एवर हम जो भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं फॉल करता है जीके के पोर्शन के अंदर। सो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से, ज्योग्राफी को पढ़ने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें बहुत से ऐसे एमसीक्यूज जो कि एग्जाम हॉल में बैठ के हमने याद नहीं किए हुए होते उससे पहले, तो वो हमें एग्जाम हॉल में बैठ के हेल्प आउट कर जाता है। वो आगे जाके थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का 10% पोर्शन है, इसको थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। और मैं आगे जाके आपको डिटेल में इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस भी बता देता हूँ कि हम इस्लामिक स्टडीज़ में क्या पढ़ेंगे। वंस अगेन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इसको कलेक्टिवली थोड़ा सा देखेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स की जो हमारी 70-75 साल पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिसमें देखा जाता है कि प्री पार्टीशन से क्वेश्चंस नहीं आते।
सो पोस्ट पार्टीशन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है, पोस्ट पार्टीशन वाले पोर्शन को, यानी कि 1947 ऑनवर्ड्स। और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को साथ पढ़ने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट इसमें होगा तो हम उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ये तो खैर मेरी वो चैनल की स्लाइड है, मैंने इसमें चलाई हुई है। तो मैंने बताया था आपको स्टार्ट करते ही कि जो भी एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एसटीएस, एनटीएस, ओटीएस, या कोई भी टेस्टिंग सर्विस अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करेगी, सो हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अपने सिलेबस को इस तरीके से लेकर चलेंगे ताकि हम किसी भी टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम में अपीयर होकर अपने टेस्ट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें और अपनी अपनी सीट्स जो है वो रिजर्व कर लें अपने उस टेस्ट के अंदर। अब देखें जी, जो मेजोरिटी में आप लोगों की जो मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, स्पेशली जब से ये एफआई की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, सो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। स्पेशली सिंध अगर प्रोविंस के अंदर देखें तो बहुत से इदारे काम करते हैं। लेकिन इंसान, हम सब लोगों का एक ये थॉट प्रोसेस है, या फिर मैं देखता हूँ मेजोरिटी जो ऑप्ट करती है वो करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ। अब उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में क्या क्या होता है, उनके अंदर जो प्रोमिनेंट इदारे हैं वो पुलिस है सबसे पहले तो, उसके बाद एफआईए है, नैब है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध है, क्योंकि वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सूबाई होती है तो हर प्रोविंस की अपनी होती है, राइट। उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इज देयर, नादरा एक अच्छा डिपार्टमेंट है, वापडा एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन, और स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग जेएसटी, पीएसटी, जेईएसटी, एसएसटी, जितनी भी जो टीचिंग की जॉब्स होती हैं। तो इन तमाम इदारों में जिनमें आप और हम एस्पायर करते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी बेहतर नौकरी मिले, सो हम अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से लेकर चलेंगे कि हम अगर किसी भी इस तरह के टेस्ट में अपीयर होते हैं जो कि बीपीएस 16 17 या उससे बिलो या उससे अबव भी है, सो विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट टेस्ट। थोड़ा सा बेसिकली ये बात कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। कि अगर आप में से और हम में से बहुत से स्टूडेंट्स जो अकेडमीज भी ज्वाइन कर चुके हैं, हम अकेले में भी बैठ के पढ़ते हैं लाइब्रेरीज में, सो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा टाइम हमें इसलिए लग जाता है, 5 6 7 साल का अरसा, क्योंकि वी लेक वी लेक प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस क्या होती है जी? प्रॉपर गाइडेंस ये होती है कि मेरा या हम मेरे कोलीग्स का या हर वो एक अच्छा पढ़ा लिखा शख्स जिसने कोशिश की कि वो किसी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करे, उसके, और एक ऐसा शख्स जिसने यानी कि कोई बहुत ही बेसिक और बिल्कुल शैलो नॉलेज के साथ कोई एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अब वो स्टक हो गया है कि वो आगे कुछ और नहीं कर पा रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज को रटना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के 1000 2000 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, 5000 पढ़ लेते हैं, फिर वो इस्लामियात के पढ़ लेते हैं, इस तरीके से इंग्लिश के याद करना शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो से फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कोई किसी एग्जाम के लिए 10,000 एमसीक्यूज पढ़ लिए, और उस 10,000 एमसीक्यूज के बाद मैं अपनी एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ, और एग्जाम हॉल के अंदर मेरे पास 100 क्वेश्चन हैं, 10,000 एमसीक्यूज पढ़ने के बावजूद भी अगर मुझे उन 100 में से 50 सवाल आ रहे हैं और बाकी 50 सवालों पे मैं सोचने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि इनका जवाब क्या हो सकता है, तो अगर वो 10,000 एमसीक्यूज पढ़ने के बाद भी मैं 50% ले पा रहा हूँ, 55%, 55% ले पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो स्ट्रेटेजीज हैं पढ़ने की, मुझे उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है। आई आई डू रिमेम्बर कि 2021 में जब हमने एफआईए के टेस्ट दिए थे, सो प्रोबेबली पाकिस्तान से पूरे 15 लाख एप्लीकेंट्स थे, 15 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी कि वो एस्पायर करते हैं इस इदारे को ज्वाइन करने के लिए। सो सिंध अर्बन की टोटल 14 सीटें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एट नंबर 4, मेरा चौथे नंबर पे नाम था उस मेरिट में। और उसमें बस यही एक थोड़ा सा था कि हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था उस वक्त तक। तो हमें क्या करना होता है, अब जो टेस्ट आ रहे होते हैं, मैंने आपको बताया कि 50%, 55%, 54%, इवन 60% इज नॉट इनफ फॉर द टेस्ट। अब इस टेस्ट के लिए 60% भी इनफ नहीं होता। हमें इस कंपटीशन के अंदर बेयर मिनिमम 70 या 70+ स्कोर करना होता है अपने थ्रेशोल्ड को अचीव करने के लिए, ताकि हम अपने टेस्ट में जो है वो अच्छा स्कोर करें। अब जब आप रिटन का अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको इंटरव्यू में बड़ा फेवर मिल जाता है, इंटरव्यू देते वक्त आपको बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप जो है वो अच्छा स्कोर करके आए हुए हैं, और उसके साथ आपके पास वेल इक्विप्ड हैं विथ नॉलेज, तो आपका अच्छा इंटरव्यू हो जाता है, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप किसी अच्छे इदारे में सर्व कर सकें। सो एमसीक्यूज तो रटने हैं, याद करने हैं, दैट इज फाइन एंड फेयर इनफ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम क्यों ना टॉपिक्स को पढ़ लें। अब पढ़ने के बाद अगर हम उनके एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेंगे तो वो इसलिए ज़रूरी होगा कि अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि कॉन्सेप्चुअल आ जाता है किसी एग्जाम्स के अंदर,
राइट। तो हम उसको क्रैक करने में कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प आउट कर जाए। तो सबसे पहले टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक्स अगर कवर वंस हो गए तो फिर पूरी जिंदगी आप जो भी 5-10 साल तक एग्जाम देंगे, उन एग्जाम्स में ही सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो काम आएंगे। ठीक है जी। और पर्टिकुलरली अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता होता हूँ, जीके पढ़ाता होता हूँ, तो जीके के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे जाके मैं अपनी स्लाइड्स में दिखाऊंगा, तो उनको एक मर्तबा समझ लेना चाहिए। मैंने आज भी एक वीडियो अपलोड की है, अगर आप देखेंगे, वो उस वीडियो का टाइटल था लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, राइट। लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लेटीट्यूड। तो वो टाइटल अभी इतनी सिंपल बात है कि 5 क्लास की जो गवर्नमेंट की बुक है सोशल स्टडीज की, उसके अंदर ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन मैंने बहुत से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी ऐसे देखे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं नहीं पता होता कि एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन का दूसरी लॉन्जिट्यूडनल लाइन से के साथ कितना डिस्टेंस है, सॉरी टाइम का फासला है। ठीक है। अगर पाकिस्तान के टाइम में हमें ऐसे लिखा होता है GMT+5, जब आप और मैं अपने मोबाइल के अंदर टाइम सेट कर रहे होते हैं तो वैसे लिखा होता है GMT+5। अब वो GMT+5 पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि GMT+5 का मतलब क्या है, GMT इटसेल्फ उसका क्या मतलब है, तो ये सारी की सारी बातें, ये कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी उन वीडियोस में, अपने उन लेक्चर्स में, अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस तरीके से इस चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। वर्ल्ड मैप। अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त, जीके पढ़ते वक्त, मैं बार बार जीके और ज्योग्राफी का इसलिए जिक्र करता हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करूंगा आगे आपसे, क्योंकि 20% जो जीके का पोर्शन है, जीके में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप 20 में से 18 या 17 कोई अच्छा स्कोर, 17-18 स्कोर कर लेते हैं, सो इट्स अ बिग स्कोर। ये एक बिग पोर्शन है। जैसे इंग्लिश का 20% एक बड़ा पोर्शन है, जैसे मैथ्स का एक 20% बड़ा पोर्शन है, इसी तरीके से जीके का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अब फीलिंग ये है कि जीके सबको लगता है कि ये आसान सी चीज़ है, एक हम किताब खरीद लेंगे जिसके अंदर 10-20 हज़ार एमसीक्यूज होंगे। वंस अगेन, वो 10-20 हज़ार एमसीक्यूज याद करने के बावजूद भी अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ज्योग्राफी पे काम करना होगा। आपको अपनी जो है वो वर्ल्ड मैप की प्रोजेक्शन को बेहतर बनाना होगा। आपको मैक्सिमम टाइम अपने मैप्स के साथ स्पेंड करना होगा। आपको मैक्सिमम टाइम उन चीज़ों को समझने में होगा जो चीज़ आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स उनके जानना बहुत ज़रूरी होंगे। सो हम वर्ल्ड मैप को अपनी तमाम क्लासेस में मास्टर करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स में पढ़ाता होता हूँ। आप में से कुछ तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि मेरी क्लासेस कैसी होती हैं। और आई होप कि इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सर्विंग हैं, अभी मेरे शागिर्द हैं कुछ, वो सिंध पुलिस में उन्होंने अपनी सीट सिक्योर की, कीपिंग इन व्यू देयर एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन, जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन था उस ग्रेड पे उनको नौकरी मिल गई है। आई ट्रस्ट कि वो उनकी एजुकेशन अगर आगे जाएगी तो वो आगे भी अच्छी जगह पे इंशाल्लाह चले जाएंगे। राइट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपके, हम इनको थोड़ा सब्जेक्ट को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ग्लिम्सेस आप देखें। ज्योग्राफी क्या पढ़ाता होता हूँ मैं ज्योग्राफी के अंदर? मैप प्रोजेक्शन। मैप को समझना होता है, डायरेक्शंस में हमें क्या देखना होता है, ये जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। अब बहुत से एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं जो इस जगह पे कोई एक ऐसा एरिया है, या इस जगह पे कोई एक ऐसा एरिया है, या इन दोनों जगहों से कोई ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो समंदर का टुकड़ा है, चाहे वो जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो कोई आइलैंड है। तो इधर से अगर कुछ पूछ लिया जाए तो हमें ये तो पता है कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ पूछ लिया जाए तो इस डायरेक्शन का, सिर्फ एक छोटी सी बात, इस डायरेक्शन का पता होना ही हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सकता है हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो ये होगा हमारी ज्योग्राफी के पोर्शन में, हम इस तरह से बिल्कुल माइनर माइनर चीज़ बेसिक से अपने स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से, हम इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 मिनट स्पेंड कर लेते हैं। तो हम वैसे इन जनरल सारी कंट्रीज के जो है ना वो एमसीक्यूज पढ़ रहे होते हैं कि कोई लार्जेस्ट बिल्डिंग किसी कंट्री के अंदर है, कहीं पे जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर कहीं से जो है वो फ्लो कर रहा होता है, सबसे बड़ा किसी जो है वो वेपन एक्सपोर्टर कौन है, ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा है। लेकिन उस सारे रैंडम एमसीक्यू से बेहतर ये है, सबसे पहले हमने मैप को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मैप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल है हमारे पास। तो मैंने अपनी लेक्चर्स और वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, हमने सारी की सारी जितनी भी ये वाटर बॉडीज हैं, हम अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में डिटेल में मैं ये पढ़ाऊंगा। अभी जब एफआई की तैयारी करवा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को, तो इन वाटर बॉडीज, अब ये वाटर बॉडीज तो आप हम सबको याद है कि जी हमारे 5 बड़े ओशंस हैं। सो अब आप एक ऐसे स्टूडेंट के अंदर जो, जिसको ये याद है कि जी 5 बड़े वाटर बॉडीज हैं दुनिया के अंदर, और एक ऐसे स्टूडेंट के अंदर जो क्वालिफाई करता है, और ऐसे एक ऐसे स्टूडेंट के अंदर जो एवरेज रह जाता है, वो ये फर्क है कि एवरेज स्टूडेंट को तो पता है 5 वाटर बॉडीज है, उनसे पूछेंगे ना उसको ये भी पता होगा, उसको पैसे से जाना जाता है, PAISA,
पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और सर्दन। अब ये तो एक एवरेज स्टूडेंट को पता है। बट अगर बात की जाए कि इन वाटर बॉडीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इनके अंदर बहुत सारे ऐसे वोल्केनोज हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे अब मैंने आइलैंड का भी जिक्र किया, आइलैंड हैं। तो उनके बारे में भी पढ़ना, या जैसे ट्रैंक है, मरियाना ट्रैंक है, ठीक है, तो और वो ग्रेट बैरियर रीफ है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, तो ये एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट का जो है वो डिफरेंस होता है। उसके बाद ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स को पहले तो रीजन वाइज पढ़ना है, कि ये रीजन वाइज कॉन्टिनेंट्स हमने अलग अलग करने हैं। कि हमें तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल करती है। हम तो बड़ा मजाकिया सी एक बात है कि मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता होता हूँ, ऐसे कोई स्टूडेंट होता है या कोई तैयारी कर रहा होता है, तो मैं अगर मजाक में कोई ऐसे ही तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए पूछ लेता हूँ कि यार ये बताओ कि मोरक्को जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो मैं देखता हूँ मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी कंट्री कौन से रीजन के अंदर फॉल करती है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जी मोरक्को का कैपिटल उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, उन्होंने पढ़ा होगा जी इब्ने बतूता के बारे में, हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो, उन्होंने हो सकता है कोई चाइना की चीज़ में पढ़ा। लेकिन ये किस रीजन में, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि किस रीजन में ये फॉल करता है, हमें सबसे पहले उनके रीजन्स जानने हैं। वंस हमें इनके रीजन्स पता लग जाएंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टास्क ये होगा कि हमें इनकी, इनके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, मैं अपने जीके ज्योग्राफी के लेक्चर्स में हर एक रीजन की अलग अलग कंट्रीज के बारे में अलग अलग करके पढ़ाता होता हूँ। मिसाल अगर मैं एशिया के बारे में पढ़ाऊंगा, तो एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी जो सब रीजन्स हैं, जैसा कि सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ साउथ एशिया को, तो हम साउथ एशिया को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रल एशिया को हम पढ़ते हैं कि ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद हम नॉर्थ एशिया के, रशिया को पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम ईस्ट एशिया को पढ़ लेते हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ लेते हैं। तो मेरी क्लासेस में हम सारी कंट्रीज को इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अगर देखें, तो इनके अंदर जो भी मेजर प्लेयर्स हैं, जो भी मेजर कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो जो ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हम इन तमाम कंट्रीज को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ना क्या क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हम किसी कंट्री का कैपिटल, उसकी करेंसी, उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम उस कंट्री की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं कि उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। अगर तो उस कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ इस तरीके की है, वो किसी मोनार्की, किसी किंगडमशिप से डेमोक्रेसी की तरफ आई है, तो उसको देख लेते हैं। उस कंट्री से परटेन करती हुई कोई रेवोल्यूशन है तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उस कंट्री के आइलैंड कौन कौन से अटैच होते हैं, उस कंट्री के सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, उस कंट्री के अंदर जो है वो कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज उस कंट्री के अंदर है, कौन सी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कंट्री कर रही होती है, क्या एक्सपोर्ट कर रही होती है, क्या इंपोर्ट कर रही होती है। इससे ये फायदा होता है कि जब हम किसी कंट्री की किसी प्रोफाइल को इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो हमारे जो मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहती है। नंबर वन। नंबर टू, ये हम चीज़ों को लिंक कर पाते हैं एक दूसरे के पास। और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हम कहीं ना कहीं इस क्लैरिटी के साथ बैठे होते हैं कि हमारे पास जो भी नॉलेज है वो बहुत ही कंसोलिडेटेड नॉलेज है। राइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया के जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वो कौन सी कंट्री के अंदर हैं, अगर मैंने इन कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इन्हें थोड़ा सा एनालाइज किया हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं इस जगह पे ना, इस रीजन में आके कुछ सोच विचार करने लग जाऊंगा कि शायद लार्जेस्ट रिजर्व जो है ना वो इस कंट्री के पास है। अब नेचुरली अगर जो है वो आपके पास एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाए, सऊदी अरबिया, कुवैत, ठीक है, और ईरान, और फिर वेनेजुएला आ जाए। अब तीन अरबियन कंट्रीज हैं और एक जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। सो ऑफ कोर्स एक जो एवरेज बंदा होता है उसके दिमाग में सबसे पहले जब ऑयल की बात आती है, पेट्रोल की बात आती है, तो वो सऊदी अरब या किसी अरब कंट्री का सोच रहा होता है। लेकिन हमें अपनी फीलिंग्स और एहसासात से ज़्यादा अपनी नॉलेज जो हमने बिल्ड करनी है, जिसका हमने बेस बनाना है बहुत अच्छा, उसके उसकी बेसिस पे अपने एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं, और अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। कि हमारे पास जितनी जो नॉलेज है रिजर्व में हमारे दिमाग के अंदर वो, और हमारा दिमाग उस वक्त काम कितना कर रहा है, हमें उन दो चीज़ों को देख के करना होता है। सो फॉर दैट रीजन हम इन तमाम रीजन्स की कंट्रीज को इन डिटेल इन डेप्थ जाके पढ़ते होते हैं। इसकी मैं स्लाइड्स भी आपको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दिखा देता हूँ। अब अगर इस मैप को अगर आप देखें कि हमने कैसे बाइफरकेट किया है इसको, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, तो इन तमाम रीजन्स की कंट्रीज को हम डिटेल में पढ़ते होते हैं अपनी क्लास में। ये अफ्रीकन रीजन है, राइट। दिस इज यूरोप,
इनकी जो भी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, हम उन कंट्रीज को इन डिटेल, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यानी कि जिसको ओशियाना भी कहते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यू गिनिया है, और बाकी जितने भी स्मॉलर कंट्रीज हैं हम उनको इन डिटेल में पढ़ते हैं। ओके फाइन। सो मैं ये बता रहा था कि हम जीके ज्योग्राफी को उस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर जो मैं पढ़ाता होता हूँ, उसके अंदर हम पाकिस्तान को, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली हुई है, और पाकिस्तान के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो कि लिंक करेगा, ओवरलैप करेगा करंट अफेयर सब्जेक्ट को भी और दीगर सब्जेक्ट को। हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है जी। पाकिस्तान की जो भी मेजर सिटीज, रिवर्स, पाकिस्तान की डेमोग्राफी को पढ़ेंगे। अब देखिए मैं टर्म कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ज्योग्राफी, या मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ डेमोग्राफी। अब ज्योग्राफी का जब मैंने टर्म इस्तेमाल किया तो उसके साथ साथ देखें क्या क्या आ गया, बेसिक जितने भी फैक्ट्स हैं वो आ गए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज ही मैंने इसको इन डिटेल पढ़ा है। अब ये सवाल आता है, मैं आपसे ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, ये सेशन का मतलब ये था ताकि मैं ये समझा सकूं कि हमें एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। से फॉर इंस्टेंस अगर ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का सवाल आ जाता है, लास्ट टाइम एफआई के टेस्ट में मुताबिक मतलब डिफरेंट टेस्ट में सवाल पूछे गए थे, पाकिस्तान के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पूछे थे, चाइना के पूछे थे, डिफरेंट कंट्रीज के पूछे थे। अगर तो पाकिस्तान के जो भी लैटिट्यूड है या जो भी लॉन्जिट्यूड है, राइट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सीधा अगर सवाल ना कि पाकिस्तान का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो यूके है यानी कि जो इंग्लैंड है, वहां से पाकिस्तान का जो टाइम का डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, ये भी सवाल हो सकता है। सवाल ये हो सकता है कि यूके से पाकिस्तान तक जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस जा रही हैं वो तादाद में कितनी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट। और एसपीएससी में एक क्वेश्चन आया था सीसी की स्क्रीन में कि जो लेटीट्यूड की लाइंस हैं, एक लाइन ऑफ लेटीट्यूड का दूसरी लाइन ऑफ लेटीट्यूड से जो डिस्टेंस है वो कितना है, सो प्रोबेबली इट इज 1.2 किलोमीटर, ये कोई इस तरह से। सो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करना, बल्कि हमें चीज़ों को समझना है, ताकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हों तो हमें जो समझी हुई चीज़ें हैं वो भी याद रहें, और जो चीज़ हमने ऑलरेडी याद की हुई है फॉर इन्फॉर्मेशन, उसके साथ हम एक अच्छे स्कोर अपने उसमें कर लें, राइट। ये सारे पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में। और जितनी भी मेजर सिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं। अब एक छोटा सा एक और बेसिक क्वेश्चन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर क्या फर्क होता है। जब वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये कि ये सूबों की बात की जा रही है, ये प्रोविंसेस की बात की जा रही है। मैंने मुताबिद लोगों को, स्पेशली मैंने बच्चों, छोटे बच्चों के मुंह से सुना है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं जी। तो 5 सूबा कौन सा है, 5 सूबा जी, गिलगित एंड बल्तिस्तान। सो ऐसा तो पाकिस्तान में किसी वेबसाइट पे, नेशनल असेंबली में, किसी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान। उसके अलावा कुछ ऐसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड डिवीजन हैं पाकिस्तान के, जिसके अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित एंड बल्तिस्तान, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पार्शियली फेडरल भी इंपॉर्टेंट करता है और उनकी अपनी गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करती है। जैसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट है, ऐसे ही जीबी की एक अपनी प्रोविंशियल असेंबली है, और इस्लामाबाद को कैपिटल टेरिटरी यानी कि फेडरल को करता है। तो ये छोटी छोटी सी माइनर सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अपने आप को करेक्ट करना है एग्जाम में बैठने से पहले। अब एग्जाम में मेरी सिंपल सवाल आ जाए कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, और उसके अंदर 5वें सूबे का ऑप्शन दे दें कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, या पाकिस्तान के जो है वो 8 सूबे हैं या नन है। तो हम सबसे पहले इंटेलिजेंट बन के कहेंगे यार 8 तो नहीं है पाकिस्तान के सूबे, क्योंकि हम गिनती करेंगे इन सबको मिला के 8 भी नहीं बन रहे। तो हम कहेंगे कि यार हो सकता है 5 हो, क्योंकि जीबी भी शायद सूबा बन गया है, वो शायद जो बन गया है ना, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में हमारा स्कोर खराब कर देगा। सो एक्चुअल में नॉलेज का करेक्ट होना पढ़ने से आएगा, और वो पढ़ना कब होगा, जब हम क्लासेस में कॉन्सेप्चुअली, चाहे क्लास हो, चाहे यूट्यूब लेक्चर हो, चाहे वो कोई भी इस तरह का कोई सोर्स हो जहां से हम ऑथेंटिक नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, वहां से ही हमारे एमसीक्यू करेक्ट हो पाएंगे। एमसीक्यू वो जो हमें आता है हम वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट करके आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी रूमर सुनी होती है किसी चीज के बारे में। सो फॉर दैट रीजन हमारा एमसीक्यू खराब हो जाता है, ठीक है जी। माउंटेन रेंजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी वाले पोर्शन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं रिवर्स, ये सारा ज्योग्राफी के ऊपर आ रहा है, रिवर्स, नेचुरल फीचर्स, लेक, मंछर और किंजर जो लेक है, मंछर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि सिंध जामफरू के अंदर है, और जो किंजर लेक है वो मेन मेड लार्जेस्ट लेक है, ठट्टा के अंदर है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इनको दूर किया जा सकता है। अब मैंने वर्ड यूज किया डेमोग्राफी, ज्योग्राफी हम डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी के अंदर क्या आती है, पॉपुलेशन आती है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज रैंक में कितना है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, ठीक है जी। और लिटरेसी रेट, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, और जो डिवीजन है पॉपुलेशन का सेक्टरियल बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजन वाइज हम कितने हैं और सेक्टरियल बेसिस पे हम कितने हैं, तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान का मैं डिटेल पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान का गवर्नमेंट सिस्टम में फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर हमारे 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको सेनेट और नेशनल असेंबली कहा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेनेट कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली कितने हैं, राइट। और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और शहबाज शरीफ हैं। अब ये चीजें मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई है, वो फ्री सोर्स है, आपको उसके लिए किसी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये कोई मैसेज आ रहा है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ सर, ये सब डिटेल्स है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर देखिए 17 का था, तो ये इतनी माइनर और इतनी जरूरी डिटेल्स हैं जो कि मैंने अपनी स्लाइड्स में, लेक्चर में डाली है, जो डिफरेंट टेस्ट में जो है वो आ रही होती हैं। सो फॉर दैट रीजन मैं चाह रहा हूं कि हम कोई बस एक रैंडम फाइल उठाकर, एक रैंडम किताब उठाकर एमसीक्यूज ना पढ़ें, बल्कि इन डिटेल इनको एक तरतीब से पढ़ना शुरू कर दें, जो अगर किसी भी टेस्ट में फ्यूचर में अपीयर हो तो हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर दें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैंने अपने यूट्यूब पे तो ये पढ़ा है, आई डोंट नो कि आप इसे कितना लोगों को पता है। अब एक सवाल है जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा आसान है, आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। लेकिन सवाल इतना आसान कभी आएगा नहीं टेस्ट में। सवाल क्या आता है कि जरदारी साहब कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, चलें ये भी बड़ा आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चैलेंजिंग हो ही जाता है एग्जाम में। सो बताएं कमेंट मुझे, ये कौन से प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, 9वें हैं, 10वें हैं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, कौन से नंबर पे इनको जो है प्रेसिडेंटशिप मिली है, बताएं कमेंट करें सेक्शन। जिन्हें पता है, जिन्हें जो गेस करना चाहते हैं वो गेस भी कर सकते हैं। 14, ओके, और कोई, एनीवन एल्स, ओके, सब कह रही है 14, आयशा भी कह रही है 14, ओके, नो अदर केसेस। एनीवेज, द क्वेश्चन कुड बी फाइन फाइन मोहम्मद इमरान 14। सो ये दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि इनका नंबर कौन सा है प्रेसिडेंटशिप का, जब ये इससे प्रीवियस टर्म में प्रेसिडेंट बने थे तो वो कौन सा नंबर था। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा, 14 प्रीवियसली सर्विस 11 प्रेसिडेंट, बिल्कुल जी। ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हम पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर पढ़ेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्रेसिडेंट्स कौन कौन से टेन्योर में रखे गए, और वो कैसे पता लगेगा, जब हम पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री में हम कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से कवर कर चुके होंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो कौन से नंबर पे फॉलो करते हैं, ये 24th प्राइम मिनिस्टर, प्रोबेबली 24th प्राइम मिनिस्टर है। उसके पहले 23rd भी यही थे, क्योंकि 2022 से 2024 तक भी इनको प्रीमियरशिप मिली थी पाकिस्तान की, आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। और 25 भी यही थे, तो 22nd प्राइम मिनिस्टर फिर इस हिसाब से खान साहब हो गए। फिर खान साहब से पहले 21st हो गए, वो फिर शायद खान अब्बासी होंगे, और से उसके बाद नवाज शरीफ को इस तरह से करते करते हम बैक चले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, आई होप कि अगर आप में से कुछ लोग टेस्ट में अपीयर हुए तो ये क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट में पूछा जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, राइट, पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, क्या उसका फॉर्म है, यूनिकैमरल, और जो लेजिस्लेचर था पाकिस्तान का वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था, कौन से ईयर में था। तो एक तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, सर ये 23rd ही कहेंगे या 24th कहेंगे ना जी, 23rd तो ऑलरेडी हो गया था उसमें, क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उन्हें मिला था प्रीमियरशिप का मौका। फिर दोबारा 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए, तो उसके बाद 24th प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि इनकम जितने भी आए हुए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग हमारे ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी, सो 32 बनते हैं।
अच्छा, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के एक असेंबली, दो असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, ये कब हुआ? तो ये कौन से हम चैप्टर में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है कि पाकिस्तान का कानून कैसे बना, कौन कौन से प्रीमियर्स ने इसको बनाने के लिए कोशिश की, कौन कौन से प्रेसिडेंट्स ने की, कौन से वो जनरल से, यानी इंक्लूडिंग अयूब खान, याहिया खान, जिन्होंने एब्रोगेट किया हमारे पिछले कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर है पाकिस्तान अफेयर्स का। उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको एक स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी भी याद हो जाएगी कि पाकिस्तान किन हालातों से गुजर के आया है, किस तरीके से हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारे एमसीक्यूज फॉर नो रीजन याद हो जाएंगे। जब हमें पूरी स्टोरी पता होगी तो एमसीक्यू भी हमें कहीं ना कहीं पता होगा, राइट। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने बिल्कुल अपडेटेड डेटा जो है वो अपने उस यूट्यूब की वीडियो में दिया हुआ है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ क्या है, इनकम पर कैपिटा किसे कहते हैं। अभी छोटे छोटे से टर्म्स हैं। अब मैं यूट्यूब पे इनके सारे टर्म्स पढ़ाने की कोशिश भी करूँ, अगर फ्री सोर्स अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश भी करूँ, तो वो यूट्यूब वीडियो बेयर मिनिमम कोई 2 घंटे 2.5 घंटे की बन जाएगी। सो मैं इतना नहीं कर सकता कि 2.5 घंटे की वीडियो बना के उसकी एडिटिंग करके उसको अपलोड करूँ वगैरह वगैरह। इंटरनेट आपको पता है 2.5 घंटे की वीडियो इंटरनेट अगर मैं अपलोड करूँगा तो इट विल टेक प्रोबेबली 6-7 घंटे तो अपलोड होने लगा देगी। तो क्लास क्या होती है? क्लास होती है 2 घंटे की। 2 घंटे की क्लास में, 1.5-2 घंटे की क्लास में ना हम ये सारी चीजें डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। सो इनकम पर कैपिटा, अब मिसाल के तौर पे ये 1824 से थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। अब अगर आपसे मैं पूछूं इनकम पर कैपिटा है क्या, तो इसका भी हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जो भी किसी भी मुल्क की जो टोटल जीडीपी होती है उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो इसे कहते हैं इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ये हर एक इंसान, एवरेज जो इंसान है वो एक मुल्क में कितने पैसे कमाता है ईयरली। ठीक है, इसको जो है वो इनकम पर कैपिटा कहते हैं। सो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के इंपोर्ट्स, मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो टेक्सटाइल्स हैं, राइट, और 32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। हम इंपोर्ट करते हैं $56 बिलियन की। अब हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा है बनस्बत हमारी एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, हम चीजें बेच ज्यादा कम रहे हैं दुनिया को, और दुनिया से खरीद रहे ज्यादा हैं। तो हम $56 बिलियन की चीजें खरीद रहे हैं और 32 की बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज पैदा होगी उसको क्या कहा जाएगा? ट्रेड डेफिसिट। $24 बिलियन के हमारा जो ट्रेड है वो $24 बिलियन में डेफिसिट हुआ है। इसी तरीके से पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं आपको अमेरिकन इकोनॉमी में भी बात करने लग जाऊंगा कि जो ट्रम्प है उसके जो 2 पॉइंट वर्जन है उसमें उसने जो प्रोटेक्शनिज्म की उसकी पॉलिसीज हैं कि वो अपने मुल्क की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या लगाया जी? दूसरे मुल्कों के ऊपर उन्होंने लगा दिया, दूसरे मुल्कों के ऊपर टैरिफ्स। ठीक है, तो टैरिफ लगा दिए। क्यों टैरिफ लगा दिए? क्योंकि जिन मुल्कों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था, तो अमेरिका ने कहा कि अभी मुल्कों के साथ टैरिफ होंगे, चाहे वो 25% टैरिफ थे, 50% टैरिफ थे, 100% टैरिफ थे। तो ये एक अच्छी डिस्कशन हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें यानी कि नेशनल अफेयर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी थोड़ी बहुत ग्रिप हो जाएगी। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ का अक्सर पूछ लेते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है पाकिस्तान की, राइट। एनवायरमेंट, कल्चर, हिस्ट्री इन डिटेल, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि पाकिस्तान कौन कौन से कप जीते हैं, चाहे वो हॉकी के हैं या ये। अभी लास्ट टाइम जब अर्शदीन ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके बाद भी जो भी टेस्ट में 2-3 उसमें पूछ लिया गया जी वो कौन सा स्पोर्ट्स था, कितने मीटर, 92 मीटर का था, 92.3 ऐसे कुछ था। करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं इस फिगर को मैं सही नहीं बता रहा। तो मुझे जहाँ तक याद है वो 92.3 या इतना कुछ था, इतने मीटर का उसने जेवलिन थ्रो किया था। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि जीता किसने है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसने थ्रो कितने मीटर का किया है। तो दिस कुड बी आल्सो, दिस आल्सो कुड बी अ क्वेश्चन, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, मोटरवे पे बहुत सारे सवाल आते हैं जी कि M5 कौन सा मोटरवे है, M9 कौन सा मोटरवे है, पिंडी भटिया से इस्लामाबाद तक कौन सा जाता है, मुल्तान से सकर तक कौन सा मोटरवे आता है। सो इस तरह के सवाल आते होते हैं एग्जाम्स के अंदर। सर काइंडली शेयर दी स्लाइड्स आफ्टरवर्ड्स। हाँ जी जी, स्लाइड में ये सारी स्लाइड मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है और वो चैनल पे सारी स्लाइड्स पढ़ाई हुई है मैंने डिटेल। अगर आप थोड़ा सा जाकर सुन लेंगे तो आपको इन स्लाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शेयर करूंगा। फिर भी पाकिस्तान के सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी पे पूछा जाता है पाकिस्तान की कितनी परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत मतलब पूछा गया, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बहुत मतलब पूछा जाता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 148 से आउट ऑफ 148 नंबर पे ही हम हैं। ठीक है जी। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल गेट ऑल द नोट्स। ठीक है सर, इनको दे दीजिएगा जो इनको चाहिए हो। आपको नोट्स हैं सर, आप इन्हें क्या नोट्स देंगे? आप चलते फिरते नोट्स हैं सर, आपकी रहनुमाई या इनके लिए बहुत मुफीद है। एनीवेज, पॉपुलेशन ग्रोथ सर, ये देखिएगा आपने भी जिक्र किया था इसका, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ, आपने भी पॉपुलेशन ग्रोथ का जिक्र किया। तो ये हमारी ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ है। उसके साथ साथ जी वाटर स्कैर्सिटी, ये सारे पाकिस्तान के ऐसे इशूज हैं जो सीएसएस और पीएमएस के हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम इनके एमसीक्यूज भी आपको पढ़ा देते होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, कोई और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लिश के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कहीं रोक देता हूँ ज्यादा। तो इंग्लिश के पोर्शन में हमें क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं जो कि बहुत ही जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हमारे टेंसेस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक्स, हमारे टेंसेस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। और उससे भी पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, यानी कि स्पीच के जो भी पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं जी? नाउंस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। एक जुमले के अंदर एक जो है वो ब्लैंक दिया हुआ होता है और कहा जा रहा होता है एप्रोप्रिएट वर्ड इसके अंदर डाल दें, और वो एडवर्ब डालना होता है उसके अंदर। तो वो एडवर्ब हम जो है क्या कहते हैं उसको पुट करना होता है। कभी कभार नाउन की कैटेगरी पूछी जा रही होती है, नाउन की क्या कैटेगरी है, राइट। एडजेक्टिव का पूछा जा रहा होता है कि इसके अंदर एडजेक्टिव कौन से हैं, इस एडजेक्टिव की कौन सी कैटेगरी है। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, टेंसेस के साथ साथ जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, हमें कोई सेंटेंस पॉजिटिव दिया होता है, एक्टिव वॉइस में दिया होता है, हमें उसका पैसिव बनाना होता है, या तो कोई सेंटेंस पैसिव दिया होता है उसका एक्टिव बनाना होता है, या कोई जुमला ऐसा होता है कि वो पैसिव नहीं बन सकता तो उसको उसकी जो करेक्शन है वो सेम रखनी होती है। ये इंग्लिश के पोर्शन में आता है। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या होता है? वोकैबुलरी के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमने लिए होते हैं जीआरई से, राइट, ग्रामर, एग्जाम्स। ठीक है, जीआरई से वर्ड्स लिए होते हैं, उन वर्ड्स के सिनोनिम्स पूछे होते हैं कि इनके सिनोनिम्स क्या है, उन वर्ड के एंटोनिम्स पूछे जा रहे होते हैं कि इनके एंटोनिम्स क्या है। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे जब इंग्लिश की क्लासेस होंगी, तो हम ऐसा करेंगे कि 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स, उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी। उसके साथ हम कुछ इडियम्स पढ़ लेंगे। इडियम्स हम थोड़े से देख लेंगे कि उन इडियम्स की मीनिंग क्या है, उनको थोड़ा सा जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को देख लेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, लेकिन ताजुब की बात ये है कि इन सिंपल सिंपल चीजों में ही बहुत बड़ी तादाद है जिनका इंग्लिश का पोर्शन वो फ्लंक कर जाते हैं। एक होता है इंग्लिश का पोर्शन अच्छा ना होना। सर व्हाट इज जीआरई, कैन यू एक्सप्लेन? जीआरई का मतलब होता है ग्रामर रिकॉर्ड एग्जाम्स, यानी कि प्रीवियसली जितने भी सीएसएस, पीसीएस या किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स के अंदर जो ग्रामर की जो वर्ड्स आए होते हैं, ग्रामर रिकॉर्ड एग्जाम्स, जो वर्ड्स प्रीवियसली आए होते हैं उनको उन्होंने कंपाइल करके 3-4 हज़ार वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। तो वो 3-4 हज़ार वर्ड की अगर आप लिस्ट पढ़ लेंगे सो आई होप कि कभी भी जिंदगी में आपका जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है जिसमें आपसे सिनोनिम्स पूछे जा रहे होते हैं, ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। हाँ सर, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो वो जो 3-4 हज़ार वर्ड्स उन्होंने दिए होते हैं, उन 3-4 हज़ार वर्ड्स को याद करने के बाद जब वो किसी सिनोनिम पूछेंगे सो अल्टीमेटली आप उसको क्रैक कर देंगे। ठीक है जी। ये इंग्लिश के पोर्शन, इंग्लिश के पोर्शन में हम बहुत सारी, ये मैंने बहुत सारी इसलिए बोला क्योंकि हम कोई 500,000 करेक्शंस जो है नाम कर लेंगे। करेक्शंस क्या होंगे जी? एक इनकरेक्ट जुमला लिखा होगा, वो लिखा जा रहा है इसका करेक्ट वर्जन लिख दें, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनको सारे के सारे कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, तो हमने उसमें से करेक्ट चूज करना होगा। वो करेक्ट चूज कब कर पाएंगे? जब हम अपनी पिछली बात की तरफ आएंगे। पिछली बात क्या है जी? पिछली बात ये है जब हमारा थोड़ा सा ग्रामर बेहतर होगा, जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़ी सी कमांड होगी, जब हमारी टेंसेस पे थोड़ी सी कमांड होगी, जब हमें कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने आते होंगे। ठीक है जी। जब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप का पता होगा। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप, राइट। मैंने शायद ही अपनी किसी क्लास में किसी शागिर्द को छोड़ दिया हो जिसको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप ना पढ़ाया हो। मैंने मैट्रिक की क्लास हो, इंटरमीडिएट की क्लास हो, ग्रेजुएशन की क्लास हो, जॉब की क्लास हो, ये टॉपिक पढ़ाए बगैर मुझे लगता है कि मेरी क्लास बिल्कुल ही वो अधूरी रह जाती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप 3 सिंपल तरीके के जुमले, वैसे 4 होते हैं लेकिन हम 3 बताते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस,
और तीसरा सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जी सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप है बस। अगर किसी को सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का पता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप में कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, वो एमसीक्यूज को कभी छोड़ ही नहीं सकता, राइट। और अल्लाह का शुक्र है जी, ईशान साहब इस जो है वो ग्रुप का पार्ट है आज, यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मेरे कंपेनियन हैं, हम साथ ही तैयारी करते होते हैं टेस्ट की, और साथ में एग्जाम दिए हैं जिंदगी का बहुत बड़ा सा। तो हम जब एग्जाम हाथ से बाहर निकलते हैं तो हम जो है वो इंग्लिश के पोर्शन में अलहमदिल्ला कोई अगर 20 सवाल होते हैं तो हमारे कोई ईशान साहब के 20 ही सही हो चुके होते हैं और मेरे 19 सवाल भी सही होते हैं। तो जो एक सवाल मेरा इंग्लिश का खराब होता है उसकी वजह ये होती है कि मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है ना। हम क्या करते हैं, जब 10-11 सवाल हमारे सही हो जाते हैं तो 12 सवाल हम गलत करना बहुत लाजिम हो जाता है हमारे पर, बहुत जल्दबाजी हो जाते हैं ना अपने परफॉर्मेंस को लेकर। सो फॉर दैट रीजन अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश का पोर्शन, तो इंग्लिश में ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको लिखी हैं ये हमें करनी है। अब हम अपने आखिरी पोर्शन की बात करते हैं, वो जो कि मैं पढ़ाता होता हूँ, उसका नाम है इस्लामियात। इस्लामियत के पोर्शन में बहुत ही सिंपल सी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मैंने अच्छे स्कोर किए हैं, जिसमें मैं टेस्ट में क्लियर हूँ। इस्लामियत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ठीक है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन। जब हम लाइफ ऑफ प्रॉफिट को पढ़ते हैं ना तो उनके बचपन से लेकर उनकी जितनी भी बचपन में उनकी परवरिश किसने की, उनकी वालदा ने की, उनके दादा ने की, उनके चाचा ने की, उनके चाचा के साथ उनकी जो माइग्रेशन हुई वो, उनकी जो डीलिंग्स थी वो, किन किन लोगों के साथ उनकी वास्तेदारी पड़ी वो, राइट। और फिर उनके जो जवानी का टेनोर है हम उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, जो हमारी अम्माएं हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब क्या कहते हैं नबूवत मिली तो हम उस वाले चीज़ को पढ़ते हैं, नबूवत को वेरीफाई किसने किया हम उसको पढ़ते हैं। लाइफ ऑफ प्रॉफिट को इन डिटेल पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे बहुत से इस्लामिक के रैंडम एमसीक्यूज के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इस्लाम का जो मेरे ख्याल से शुरुआत है वो है कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट से, कि प्रॉफिट की जब पैदाइश हुई तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि रिलीजन इस्लाम की या दीन इस्लाम की जो है वो शुरुआत हुई, राइट। उसके साथ लाइफ ऑफ प्रॉफिट के बाद हम पढ़ते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कुरान, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सुन्ना। कुरान की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके एमसीक्यूज आते होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सुन्ना यानी कि आप की जिंदगी, उसके बारे में, और जो सियासत की जो किताबें हैं 6 किताबें उनके जो नाम वगैरह हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद कैलिफेट का टेनोर हम पढ़ते हैं कि जो खुलफाए राशिदीन थे 4 उनका जिक्र हम करते हैं, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इनके टेनोर को पढ़ लेते हैं। और नेसेसरीली एग्जाम्स में उमैय्यद और अब्बासीद के टेनोर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को उमैय्यद और अब्बासीद के टेनोर भी पढ़ा देता हूँ ताकि अगर वहाँ से कोई सवाल आए तो वो उसको भी टैकल कर लें। उसके अलावा इंपॉर्टेंटली इस्लाम के अंदर जितनी भी गज़वात हैं, जो गज़वा हुई है इस्लाम के अंदर, जो जंगें हुई हैं इस्लाम के अंदर, हम उनको पढ़ लेते हैं। उन जंगों के अंदर कितने मुसलमान शरीक थे, कितने नॉन मुस्लिम्स अपोनेंट जो थे वो शरीक थे, लीड किसने किया, मुस्लिम्स की तरफ से किसने लीड किया, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से किसने लीड किया, फतह मक्का को हम पढ़ते हैं, उसके अंदर सुलह हुदैबिया को हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, जंग खैबर को हम पढ़ते हैं, मौला अली की अचीवमेंट्स एंड ऑल। तो गजवात को हम डिटेल जाकर पढ़ते होते हैं। और उसके अलावा जो है इस्लामियत में और जो भी हाँ सहाबा के बारे में जो कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई सवाल आ जाते हैं, हम उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो भी प्रोमिनेंट सवाल आ जाते हैं उसको देख लेते हैं। और उसके अलावा जो दीगर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इस्लाम की, वो आई होप कि आपको भी और हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पता होती है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की हमें जरूरत होती है। सो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि, और करंट अफेयर्स की अगर बात करें, करंट अफेयर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं दो तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। एक तरीका ये होगा कि करंट अफेयर्स में नेशनल जो कि पाकिस्तान के होंगे, और दूसरा होगा इंटरनेशनल जो कि दुनिया के होंगे, इंटरनेशनल, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो भी करंट पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने भी आपको पिछले पाकिस्तान अफेयर्स का सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आई होप के मैं अच्छा ही पढ़ाऊँ। तो करंट अफेयर्स में हम मैंने बताया कि हम पाकिस्तान अफेयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान की जो है वो पॉलिटिक्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी सोशल इशूज चल रहे हैं, हॉट इशूज चल रहे हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है इंक्लूडिंग हमारे जो डैम्स बन रहे हैं या कोई सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम चल रहे हैं, सीएम पंजाब ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं इसका कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम वो देख लेंगे, सीएम सिंध ने या सीएम बलूचिस्तान ने कोई इनिशिएटिव लिया है, ये क्वेश्चन। अब देखिए सिविल सर्विस में मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बात कर दी है, शान साहब ने आज ग्रुप में एक डिटेल शेयर की थी, वो सीएसएस के रिजल्ट से मुतालिक कि जो वुमेन की इंडक्शन हुई है वो ज्यादा हुई है और मेन की इंडक्शन कम है कंपैरेटिवली नंबर अगर देखा जाए तो। ये मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि जब हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स को देख रहे थे कि सिविल सर्विसेज की जो रिपोर्ट थी ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी थी कि वुमेन की ज्यादा पार्टिसिपेशन है सिविल सर्विसेज में मेन से। तो ये एक बहुत माइनर सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं इस नॉलेज से, तभी तो हम इसको आगे डिलीवर कर पाएंगे, राइट। सो इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस का। हम उनमें से देखें, आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप कोई भी अगर आप सीएसएस और टीएमएस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इन इशूज को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्या क्या सवाल आ सकता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो इशूज है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। क्या वो हमसे ये पूछ सकता है कि अमेरिकन लीडरशिप का पूछ सकता है कि अमेरिकन लीडरशिप कौन सी है? ट्रम्प एनर्जी क्राइसिस इंपॉर्टेंट ऑफ जी सर, ये भी मैं करता हूँ डिस्कस। तो क्या वो हमसे ये पूछ सकता है कि जो अमेरिकन लीडरशिप है इंक्लूडिंग ट्रम्प, जेडी वेंस, जैसा कि मैंने जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो नंबर पूछा कि ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, क्या वो हमसे ये पूछ सकता है कि वो कौन सा अमेरिकन नंबर का अमेरिकन प्रेसिडेंट है या कौन से नंबर का अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी हमसे पूछी जाती है, अक्सर टेस्ट में पूछी जाती है कि डेमोक्रेटिक का साइन कौन सा है, रिपब्लिकन का साइन कौन सा है, तो क्या हमसे वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्या ईरानियन लीडरशिप के बारे में हमसे क्वेश्चन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या इजरायली लीडरशिप के बारे में क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर अब इन तीनों मुल्कों की पॉलिटिक्स पे बात हो सकती है, इन तीनों मुल्कों की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बात हो सकती है, इन तीनों मुल्कों के कल्चर पे बात हो सकती है, राइट। तो ये वैसे तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए इट इज फॉर सीएस एंड टीएमएस एस्पिरेंट, लेकिन हमारे वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम्स में भी इस इशू से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट ऑफ हार्मूज, अभी सर ने मेंशन किया स्टेट ऑफ हार्मूज। अब स्टेट ऑफ हार्मूज एक छोटी सी स्टेट है, आई होप कि मैं अगर ये स्लाइड चेंज कर सकूं और आपको दिखा सकूं, ओके मैंने वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है किसी स्लाइड के अंदर, राइट। मैं ये आ गया जी, अभी देखिएगा, अभी स्टेट ऑफ हार्मूज सर आपने लिखा है तो मैं बताने लगा हूं कि मैं इन सारी चीजों को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ाता होता हूं। ये देखिए सम ज्योग्राफिकल टर्म्स। अब आपने स्टेट ऑफ हार्मूज का नाम इसलिए सुना है क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएस का इशू चल रहा है, लेकिन मैं इससे पहले कई गुना ज्यादा और कई टाइम पहले मैं ऑलरेडी ये सारी स्टेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको मैं डिस्कस, इसमें ओशंस, सीज, गल्फ, बे, डेल्टा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये देखें जी ये स्टेट आ गया, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो आई होप कि आपको ये भी नजर आएगा कि यहाँ पे स्टेट जो है वो ये देखें ये स्टेट लिखा हुआ है। तो मैं अपनी क्लासेस में ये ऑलरेडी सारी स्टेट्स पढ़ा चुका होता हूँ, लेकिन अब क्योंकि एक इशू रेज हुआ है जिसको ईरान, इजराइल और अमेरिका इशू कहा जाता है, तो उसमें से स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा तो हम क्यों ना कि सारी स्टेट्स पढ़ लें, ना कि स्टेट ऑफ हार्मूज, बल्कि हमें दीगर स्टेट का भी बताना चाहिए। तो अगर हमें हार्मूज के अलावा किसी और स्टेट क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी टैकल कर लेंगे, जैसा कि ये स्टेट आ गई, ठीक है जी। स्टेट क्या है जी? स्टेट की डेफिनेशन है, राइट, कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि नैरो वाटर बॉडी हो, वो कनेक्ट करती हो दो बड़ी वाटर बॉडीज को और सेपरेट करती हो दो बड़े लैंड मासेस को, इसे स्टेट कहा जाता है। अब स्टेट में स्टेट ऑफ हार्मूज के अलावा बाबल मंदब भी है, राइट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी है, उसके अलावा जो है ये बॉस्फोरस स्टेट भी है, डार्डेनल्स स्टेट भी है। तो हम पूरी दुनिया की डिफरेंट स्टेट को हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा ये गल्फ पेनिनसुला, बे, ग्लेशियर्स, चैनल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता होता हूँ। सो बताने की बात ये है कि इंटरनेशनल
इशू से पहले आपने सर बताया था कि ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, एक्जैक्टली मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि इन स्टेट्स का रोल क्या है। सर द वे यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रिपरेशन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड। थैंक यू सो मच अब्दुल वाहिद भुट्टो। आई होप कि ये हेल्प आउट करे, अगर हम साथ पढ़ते हैं क्लास में तो ये आपको हेल्प आउट करे आपके एग्जाम्स के अंदर। सो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वंस अगेन मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर तो ये लिंक एक्सपायर होता है तो आप काइंडली इसी लिंक को रीज्वाइन कर लीजिएगा, मैं भी इसको रीज्वाइन कर दूंगा, और द रेस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर द ओरिएंटेशन सेशन, और सॉरी क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनिए प्लीज, आप बड़ा गौर से, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी 50 60 70% इन सारी बातों का इल्म ऑलरेडी होगा। आपको पता होगा कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ कि वो सारी बातें आपको पता है, लेकिन बताने की बात यह है, समझाने की बात यह है, मेरे इस सेशन और डिफरेंट सेशंस का सिर्फ यही एक मकसद या एक मेरा रीज़न होता है कि आपने जब भी जनरल नॉलेज पढ़नी है, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़नी है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है, तो एक मर्तबा बराए मेहरबानी उनको इन डिटेल डेप्थ में जाके कॉन्सेप्चुअली पढ़ लें। कॉन्सेप्चुअल एक दफ़ा आप उसको कवर कर लें, उसके बाद आप जो है, दैट्स टोटली एग्जाम ओरिएंटेड सर, एग्जैक्टली। तो एक दफ़ा आप कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप जाके 10 20 50 हज़ार एमसीक्यूज पढ़ लें तो दैट इज़ फाइन एंड फेयर इनफ। लेकिन अगर आपने 50 हज़ार एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं तो इसमें आपकी जो स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी है वो फिर भी 60 स्कोर से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके अंदर 20 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगी कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी हुई हुई है उस टॉपिक को लेके। तो वो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने एक दफ़ा गो थ्रू किया होगा। सो 2 4 6 महीने का टाइम एक मरतबा निकाल लें, ये 15 20 दिन पढ़ के टेस्ट पास करने वाली आदत जो आपकी है इसको छोड़ दें, क्योंकि आप 15 20 दिन एक महीना पढ़ के अपना टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन वो पास कैसे होता है कि आपका 50 60 स्कोर आता है, फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं, फिर इंटरव्यू में जाने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं, तो फिर आप डिसकार्ड हो जाते हैं, या फिर आप तो या तो रिटर्न के लिए ही, रिटर्न में ही आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं। जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू में जो है वो रह जाते हैं। सो वाई नॉट आप 70 प्लस स्कोर करें। मैं अपना स्कोर अगर आपको बताऊं कि मैं दो स्कोर आपके साथ शेयर कर देता हूं, और ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अच्छी तैयारी करने का फ़ायदा क्या होता है। FIA की जो मैं जॉब कर रहा हूँ इसमें मैंने जो स्कोर किया था वो प्रोबेबली मेरा बना था, परसेंटेज अगर मैं बताऊं, इट वाज 78%। राइट, आई वाज एट नंबर 4। 78% बना था मेरा FIA का स्कोर। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर टोटल प्रोबेबली 9 सीट्स थी। उन 9 में से आई वॉज अंडर अंडर 9, इन इन 9 9 इसके अंदर था। मेरा जो स्कोर था वो इतना था कि मैं इन 9 सीट्स के अंदर था। तो और इधर 14 14 सीटें थी, इधर 9 सीटें थी। ये दो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें अच्छा स्कोर है, तो कहीं ना कहीं मुझे खुद गुड फील होता है कि इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। तो आप तैयारी ऐसे करें कि जितनी सीटें हैं, अगर अगर अनाउंस हुई हुई हैं टोटल 12 सीटें, तो आप इतनी मेहनत करें कि इन 12 12 सीट्स के अंदर आपने आना है। सो दैट रिक्वायर्ड 70 प्लस स्कोर। अब आज के डेट में 70 प्लस स्कोर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो 2 4 घंटे 5 घंटे डेली, जिन लोगों की जॉब नहीं है वो उनको मैं कहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ा करें। आप सुबह उठें, अच्छा नाश्ता करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप सीधा लाइब्रेरी चले जाएं। लाइब्रेरी जाने के बाद आप 8 घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड करें, वापस आएं, अपने घर के कामकाज करें, फिल्म देखें, ड्रामे देखें, जो दिल चाहे आप करते रहें। आप में से जो प्राइवेट जॉब करते हैं, आप अपनी जॉब नाश्ता करें, अपनी जॉब पे जाएं, जॉब से 5 बजे जल्दी से छुट्टी करके आएं, अपने सारा काम टाइम से निपटाएं। 5 बजे से रात 10 बजे तक आप बैठ के पढ़ें या 9 बजे तक बैठ के पढ़ें, 4 घंटे डेडिकेटेड तरीके से दें। आई होप यू विल डू दैट। उसके साथ साथ जो लोग सरकारी मुलाजिम में सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बच्चा हफीज़ अभी नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए मेरा ये पैगाम है कि बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करने से इनकार नहीं है, क्योंकि हम पैसे कमाने हैं, अपने घर को सर्व करना है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही जॉब खत्म हो, अपने बॉस को कहना है, सर मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे 10 मिनट पहले छोड़ें, 10 मिनट पहले आएँ, यूनिफॉर्म चेंज करें अपनी, कपड़े पहने, खाना खाएं और पढ़ने बैठ जाएं। उसी टाइम 2 घंटे पढ़ने बैठना है। जो रेस्ट करने लेट जाएगा वो टिकटॉक देखेगा, और टिकटॉक पे भी आप लोग कोई ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं देख रहे ना, या यूट्यूब पे भी ऐसा कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं देख रहे। मेरी वीडियो का मैंने देखा है कि मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है ना, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने बहुत सब लोग। लेकिन मैंने देखा कि उस वीडियो का जो वॉच टाइम है ना, वो 2 2 2.5 मिनट से ज्यादा किसी ने देखी भी नहीं है, क्योंकि आप लोग उससे बोर होते हैं ना, वो बोरिंग कंटेंट है। और उसी जगह पे कोई एक जो है वो कोई गाने की वीडियो होगी तो उसको हम 30 मिनट की वीडियो को भी स्क्रॉल करते करते देख लेते हैं। सो आपको कम से कम 2 4 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि जब हम अपनी तैयारी करते होते हैं या करते थे, तो हमें कोई ऐसा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नहीं मिले हुए थे जहाँ पे इतनी डिटेल्ड में डिस्कशन हुई हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर, जो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो उसके लिए मैं आपको एक ग्लिम्स के तौर पे कहना चाहता हूँ कि मजबूरन ही आज आज वाली मेरी अगर आप वीडियो को देखेंगे ना, कि लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड और लाइंस ऑफ लेटिट्यूड पे मैंने कितनी डिस्कशन की है, कोई 20 मिनट की डिस्कशन की है।
उस 20 मिनट की डिस्कशन में आपको जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज मिल जाएंगे ना, वो कम से कम 50 से ज्यादा होंगे। तो उस 50 से ज्यादा एमसीक्यूज को बाकी जो लोग होंगे ना, जिन्होंने सिर्फ ये पढ़ा होगा पाकिस्तान की लॉन्जिट्यूड क्या है, लेटीट्यूड क्या है, उनको सिर्फ यही पता होगा, लेकिन आपको उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। सो अपना मैक्सिमम टाइम, मेरा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, अपना मैक्सिमम टाइम ऐसे चैनल्स को, ऐसी वीडियोस को देखने में लगाएं जो आपको हेल्प आउट करे आपकी सक्सेस के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जो ये क्रिंज मटेरियल है, काइंडली इसको थोड़ा सा अपने मोबाइल्स को, अपने इन चीज़ों को जो ना, सोशल मीडिया को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर लें। अपनी थोड़ी सी तैयारी बढ़ा लें, 6-8 घंटे पढ़ लें। जब आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, आप अपनी उस पर पोजीशन पे आ जाएं, फिर देखिएगा रोज़ आपको कोई नहीं रोकेगा। आप फिल्म भी देखिएगा, आप सिनेमा भी जाइएगा, आप ड्रामा भी देखिएगा, मोबाइल भी चलाइएगा। द वर्ल्ड इज़ योर्स। मेहनत करने वाले की, इंसान की दुनिया है, दुनिया पे सारी आपकी होगी। फिर आप सब कुछ कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छा जी, अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, ताकि फिर हम ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया नहीं करते। आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर कर देता हूँ और फिर हम आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जी, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन ये था कि लास्ट टाइम हमारा जो टेस्ट पैटर्न था वो कैसा था। लास्ट टाइम का जो हमारा टेस्ट पैटर्न था, उसमें इंग्लिश का पोर्शन था, जिसमें पैसेज दिए गए थे। उस पैसेज में से हमें रीड करना था और उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हमने देने थे। उस पैसेज के अंदर से कुछ वोकेबलरी थी, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके सिनोनिम्स हमें बताने थे। उस पैसेज के अंदर इंटेनिम्स थे वो बताने थे, उसके अंदर कुछ इडियम्स थे वो हमें बताने थे। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो हम किस तरीके से तैयार करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे हमारा इंग्लिश का पोर्शन आया था। तो हमने अपना इंग्लिश का पोर्शन अटैम्प्ट किया था। अब अगर बात की जाए दीगर पोर्शन की, तो इस्लामियत जो भी मैंने अभी इस पूरी ओरिएंटेशन में जिस जिस तरीके से आपको बताया, उसी तरीके से हमारा टेस्ट कंडक्ट किया गया था, सिवाय एक पोर्शन के, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के पोर्शन में इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ जो सिलेबस में लिखा हुआ था, सिलेबस में था बेसिक अर्थमेटिक्स, राइट। और आई डो नॉट रिमेम्बर क्लियरली कि उसमें अलजबरा या ज्योमेट्री का जिक्र था, बट वी हैड, कुछ कुछ सवाल हमें मिले थे जिसमें अलजबरा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे। सो थोड़ा से वो टैकल करने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि वी वर नॉट क्वाइट गुड एट मैथ्स। तो जितना भी हमने सीखा हुआ था, वी डिड वेल। तो हमने अपनी कोशिश की। सो यही सारा पैटर्न था। अच्छा जी, सर व्हाट इज द मेन रूल ऑफ एफ आई ए? अच्छा, एफ आई ए का रोल पूछना चाहते हैं आपका। एफ आई ए का रोल क्या है? एफ आई ए का जो मैंडेट है एक्चुअल में, वो ये है, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, कि एफ आई ए इज वर्किंग अगेंस्ट जो करप्शन है फेडरल डिपार्टमेंट्स में, उनके अगेंस्ट काम करती है। एफ आई ए काम कर रहा है इमिग्रेशन कंट्रोल के ऊपर, यानी कि जो पासपोर्ट्स वगैरह, मुल्क से बाहर सफ़र करना एंड ऑल। उसके अलावा एफ आई ए कॉरपोरेट क्राइम्स पे काम करता है, जो बैंकिंग क्राइम्स होते हैं उस पे काम करता है, स्टेट बैंक के जो क्राइम्स होते हैं उस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे काम करता है, कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ के ऊपर काम करता है। सो देर आर इकोनॉमिक क्राइम्स पे काम करता है। और उसके साथ साथ एफ आई ए इज, वी हैव द प्रिविलेज के जो इंटरपोल है, जो एक इंटरनेशनल पुलिस है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के अंदर, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राइट। नेम योर यूट्यूब चैनल सर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जीके इनसाइट्स अदनान अब्बासी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीके। आप लिखेंगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, जीके इनसाइट्स विद अदनान अब्बासी। लाइब्रेरी में बैठ के अगर आप एक एक पूरी पूरी वीडियो देख लेंगे ना, आई होप कि दोबारा कभी जिंदगी में वो टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप देख लेंगे वो वीडियोस, तो आपको ज़िंदगी में वो टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप उसको एक्सपेंड ज़रूर करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ेंगे दोबारा नहीं। अच्छा, और सब सर, सब पोस्ट का ऑनलाइन पेपर होता है या किसी पोस्ट का पेपर फिजिकल भी होता है? अच्छा, लास्ट टाइम जो टेस्ट कंडक्ट किया था वो किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम ही क्योंकि वर्चुअल है, तो उन्होंने टेस्ट भी हमारे वर्चुअली ही कंडक्ट किए थे, यानी कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। टेस्ट एक आया था हमारे सामने, 60 एमसीक्यूज थे। हमने उनके 60 एमसीक्यूज को टैकल किया, 60 मिनट का हमें टाइम दिया गया था। जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ, वैसे ही हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, हमें कोई इजाज़त नहीं थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की। और वो हमारा टेस्ट का रिजल्ट सबमिट हो गया था वर्चुअली ही। सो इस मर्तबा देखते हैं कि ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन वर्चुअली हमारा टेस्ट कंडक्ट करती है या फिजिकल लेती है। बट वो वर्चुअल है या फिजिकल है, हमारी अगर तैयारी अच्छी है तो फिर अब ये मैटर नहीं करती बात कि आप वो कंप्यूटर पे बैठ के दे रहे हैं या फिर आप वो पेपर पे बैठ के दे रहे हैं। सर, हाउ कैन यूनी स्टूडेंट्स मैनेज देयर टाइम टू हैंडल बोथ देयर स्टडीज एंड प्रिपरेशन? प्लीज गिव सम एडवाइस। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जिस तरीके जॉब
जिस तरीके से जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है ये चीज़ कि वो किस तरीके से जो है वो तैयारी अपनी करें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यही मेरा एक है कि आप सबसे पहले और प्राइमरीली आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, आप उसको देखें। उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं, सो आई होप कि अगर यूनिवर्सिटी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और 2 बजे वो सेशंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप लंच करते हैं, लंच करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 4 बजे तक। सो 4 बजे के बाद अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो 2 घंटे वो भी ले लेती हैं, तो आप 6 बजे तक वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आप 2 घंटे निकाल लें 6 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, ये जो आपका जो एक स्लॉट है ना 10 बजे तक का, इसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करता पढ़ना। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सो जाएं, आराम करें थोड़ा सा, आप अपना इंटरटेनमेंट अगर करना चाहते हैं वो कर लें, आप अपनी कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं, जो भी आपके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं वो कर लें। बट यू कैन एक्सट्रैक्ट, आप 2 घंटे उसमें से निकाल सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, और आप अपनी यूनिवर्सिटी के उसको दे, यानी कि प्रिपरेशन को दे सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट प्रिपरेशन, वंस अगेन, प्रिपरेशन करनी कैसे है ये क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी कैसे प्रिपेयर करने अपने आप को, तो उसको सिस्टमेटिकली एक तरीकाकार होना चाहिए, चॉइसन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स की भी एक प्ले लिस्ट होनी चाहिए कि पहले कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेसिक्स कैसे बनानी है, और उसके बाद फिर वो स्विच करें एमसीक्यू या दीगर उसके ऊपर जाने के लिए ना। सो दैट्स माय एडवाइस फॉर यू मोहम्मद अली। आई होप कि मैं आई हैव एड्रेस्ड योर नो क्वेश्चन, मैंने जवाब दे दिया है आपका। सर पैटर्न में क्वेश्चन ये है कि सर सवाल 60 क्विज थे या सिर्फ 100, बिकॉज ऑनलाइन पोस्टपोन पे। 60 सवाल थे, 60 मिनट का टाइम था हमें दिया गया था, तो हमने वो कर लिए थे 60 सवाल 60 मिनट के अंदर। सर यदि if we apply for more than one post then the test won't be on the same day? Yes, of course it is। सेम डे पे भी हो सकता है, लेकिन वो बैचेस ऐसे होती हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक एक टेस्ट हो, 10 बजे से 11 बजे तक दूसरा टेस्ट हो। जिस तरीके से जब हमने अप्लाई किया था तो वो एक दिन के अंदर 5 टेस्ट हुए थे। पहला जो टेस्ट था वो एएसआई का था, दूसरा था वो सब इंस्पेक्टर का था, तीसरा था वो एलडीसी यूडीसी का था। तो वो एक एक घंटे के अंदर वर्चुअली उन्होंने ले लिया, वो तो कंप्यूटर बेस्ड था, उसके लिए कोई इशू नहीं था। Sir, I'm doing Doctor of Pharmacy. It's professional doctor degree, proper time. That's why I want you to give piece of advice to me. I'm also eager to work in FIA. आपकी जो करंट डिग्री हुई भी है ना, मिसाल अगर आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट है, सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट आप जिन भी एफआईए की पोस्ट पर एलिजिबल हैं उस पर अप्लाई करें। जो मैंने आपको एक मेथड बता दिया है, अकेले बैठ के पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, जहां से दिल चाहे वो सोर्सेस अपनी फाइंड करें और उसको इस सिलेबस के थ्रू पढ़ लें। आई आई ट्रस्ट आप 70+ स्कोर करेंगे। सर 60 क्वेश्चन में मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर बेस में फिर मैथ सॉल्व कैसे की थी, कोई पेपर वगैरह? जो हमें तो जी बिल्कुल छोटा एक ब्लैंक पेपर दिया था उन्होंने, ताकि हम मैथ्स को अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ चीज़ें टेस्ट का ऐसा वो होता है कि वहाँ पे आपको पेपर से ज़्यादा कैलकुलेशंस माइंड में ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का एक इशू होता है। लेकिन हमें पेपर दिया था उन्होंने, पेंसिल पेन वगैरह भी दिए थे उसके साथ। एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी का कोई और सवाल है सो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। लेट्स सी हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। बासित, समो, श्याम साहब, जय, मोहम्मद अली, नोमान, इसरार, राशिद, शरीफ, सुफियान, फाइन। ओके, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी का? सर आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनवेवरिंग अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट। आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी अपनी अवेलेबिलिटी और सर्विसेज आप लोगों के लिए दे सकूं, अपनी सोसाइटी में जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं, आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट इट। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का मकसद था वो भी कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चैनल से खैर मेरा भी कोई अगर इन केस आगे अगले 5 साल में कोई बेनिफिट हो जाए तो वो हो जाएगा। बट मेरा मकसद यही था कि जो मेरी कंट्रीब्यूशन है, जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैं पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, जो डिलीवर कर सकता हूँ, वो माशरे में अपने भाई दोस्तों के साथ, शागिर्दों के साथ डिलीवर करूँ। सर विल द क्लासेस कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड? यस ऑफ कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑफ कोर्स अब वो डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स हैं तो वी विल कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। इस सब की डिटेल्स इरशान साहब आपके साथ शेयर कर देंगे। क्लासेस कब कब होंगी, कैसे होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, वीकेंड हमारा ऑफ होता है, हमें भी पढ़ना होता है, आप भी पढ़ें। जो भी हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे वो बहुत बड़ी 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, तो आपको वीकेंड चाहिए होगा कि वो सब कुछ आप रिवाइज करें। मैं कुछ टेस्ट भी आपको दूंगा ऑनलाइन, जो कि गूगल फॉर्म के तहत होंगे, वो टेस्ट आपके कंडक्ट करवाएंगे।
सो आई ट्रस्ट के ये जो 2 ढाई महीने का टेनोर है रिटर्न से पहले हम उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। मतलब 2 महीने में अगर आप सेशंस लगाएंगे तो ठीक ठाक सेशन हो चुके होंगे। सो वी विल कवर अप वास्ट एरिया ऑफ ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता होता हूँ। आई ट्रस्ट विल डू दैट। बस मैं एक ये लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स उससे कमा लूंगा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। शायद आप जानते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली आप लोग साउंड हैं, तो साउंड माइंड है। तो बस ये है कि वही चीज़ें जो हम फिजिकल क्लासेस में गर्मी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पंखे नहीं चल रहे होते, बहुत सारी परेशानियाँ, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज और ये जो एनर्जी क्राइसिस, वही सारी चीज़ें वर्चुअली आप अपने जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी बैठ के, लेकिन एक मरतबा काइंडली इनको पूरा पूरा देखें ताकि आपको समझ आए और मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन्ड फील करूं, और मैं आगे भी कोशिश करूं कि वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करूं आपके लिए, सो दैट जब हम इस दुनिया से जाएं तो थोड़ी सी लेगेसी छोड़ के जाएं, अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं। तो उस अच्छी लेगेसी में कहीं ना कहीं हमारा मेरा ये कंट्रीब्यूशन होगा कि मेरे चैनल पे कोई 30 40 वीडियोस जीके की पड़ी हुई होंगी, 30 40 वीडियोस इंग्लिश की होंगी, 30 40 वीडियोस। सो फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जो आगे की जनरेशन आएंगी, और वो नॉलेज जो कि कांस्टेंट रहती है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होगी। आई 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 थिंक सो। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आपने बहुत पेशेंटली मेरी तमाम बातों को सुना। आई ट्रस्ट कि आपकी प्रिपरेशन में आपको मेरी बातों में से अगर 10 20 50% फ़ायदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी।